Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to study class 12 macroeconomics chapter 5 government budget and economy. हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बजट निकालता है जो स्पेशली यूपीएससी एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. इसके अलावा द एंटायर कंट्री लुक्स एट द बजट टू अंडरस्टैंड कि आने वाला साल कैसा होगा. राइट, बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, हमें इस बजट के अंदर क्या देखना होता है और इस बजट को बना के गवर्नमेंट इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करती है, कैसे अफेक्ट करती है, ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बजट. बजट जब हम आम भाषा में बात करते हैं तो इट्स बेसिकली, हमें पता है कि जो लोग नौकरी करते हैं स्पेशली, आपको सैलरी मिलती है और उस सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले अपना जो मंथली एक्सपेंस कटता है, जैसे रेंट हो गया, फूड हो गया, बिल्स हो गए, वो सब आप पे करते हो. फिर जो बचता है उसमें से थोड़ी आप सेविंग करते हो, थोड़ा आप ईएमआई पेमेंट्स करते हो. अब ये जो आपकी सैलरी है, राइट, इसमें मान लो कि आपकी सैलरी है 100 रुपये, राइट, तो आप कोशिश करोगे कि आपका महीने भर का खर्चा इस 100 रुपये में से निकल जाए. राइट, अगर हर महीने आपकी सैलरी 100 रुपये है और आप 150 रुपये खर्चा कर रहे हो तो इवेंचुअली क्या होगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेट, है ना, आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा. राइट, सो हम बजट बनाते हैं ताकि हम इस 100 रुपये में सारी जरूरती चीज़ों की पूर्ति कर सके, उसे हम बजट बोलते हैं. ओके, सो अ बजट इज अ स्पेंडिंग प्लान. ओके, क्या होता है, खर्च करने का प्लान होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, कि हमारे कौन कौन से खर्चे हैं, हमारी कौन कौन सी इनकम है, उसे हम एक पेपर पे लिखते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो और आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो 100 रुपये से ज़्यादा महंगी है, तो आप क्या करते हो, आजकल तो खैर ईएमआई अवेलेबल है, लोन अवेलेबल है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, उस चीज़ को खरीदने के लिए थोड़ा थोड़ा हर महीने पैसा सेव करते थे. राइट, और कहीं ना कहीं और से कटौती करते थे. तो ये प्लानिंग जो होती है ना, इसे हम बजट बोलते हैं. राइट, तो अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को बजट बनाने की क्या जरूरत है. गवर्नमेंट के पास तो आरबीआई है ना, आरबीआई तो हमारा पैसा छापती है. गवर्नमेंट को क्या जरूरत है सोचने की कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जा रहा है. जितना पैसा है उन्हीं का तो पैसा है, और चाहिए तो आरबीआई से बोल के छपवा दो. क्या जरूरत है एक गवर्नमेंट को ये एक्सपेंसेस का रोला करने की. ओके, सो उसके लिए अ गवर्नमेंट मेक्स बजट बिकॉज दे नीड टू एड्रेस नीड्स एंड इश्यूज ऑफ द कंट्री. एक गवर्नमेंट का एक काम होता है सबसे बड़ा, वो ये होता है कि देश में जो लोग हैं और इस देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है या वो किन चीज़ों से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको टारगेट करना. इन चीज़ों को टारगेट करने के लिए, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है. उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, एक आइटमाइज्ड एस्टिमेट बनाती है. राइट, आइटमाइज्ड एस्टिमेट मतलब लिस्ट बनाती है कि भाई मुझे पता है कि गवर्नमेंट को कि मुझे यहाँ से टैक्स से इतना पैसा आता है जनरली, मुझे ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम इतना पैसा जाता है आता है, मुझे पता है कि इतना मेरी जो असेट्स हैं या मेरी जो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से इतनी अर्निंग होती है. राइट, और अगर ये गवर्नमेंट ने कोई पैसा दे रखा है किसी को तो उस पर इंटरेस्ट आता है, तो उन्हें पता है कि इतना हमें इंटरेस्ट आएगा. राइट, इतनी एवरेज हमको फाइन वगैरह मिलती है ओवरऑल कंट्री में जो इतने सालों से मिल रही है, उससे एक एस्टिमेट लगाते हैं. तो ऐसे एस्टिमेट लिस्ट बनाते हैं कि भाई हमें पता है कि ऑन एन एवरेज हमको इतना पैसा आने वाला है. और फिर वो क्या करते हैं, उसके सामने की तरफ एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि हमें क्या क्या खर्चा करना होता है. राइट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा देना होता है, कोई रोड बनाने हैं, पानी लेके आना है, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाना है, किसी कंट्री में हमारा डेफिसिट है वहाँ पे देना है, कहीं से गवर्नमेंट कई बार लोन देती है तो उसको इंटरेस्ट वापस करना पड़ता है. राइट, सो इट्स बेसिकली नथिंग बट अ लिस्ट जिसमें एक तरफ होते हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू मतलब कमाई, और एक दूसरी तरफ होते हैं एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर. ठीक है, कि फ्यूचर में उनको क्या एंटिसिपेट वो कर रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में उन्हें पे करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उसकी एक आइटमाइज्ड लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट बनाती है. बेसिकली यूजुअली एक फिस्कल ईयर के लिए बनाया जाता है. तो वर्ड फिस्कल का मतलब क्या होता है, फिस्कल का मतलब होता है रेवेन्यू. फिस्कल मीन्स वट एवर इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स कमाई. राइट, तो जनरली हम जब वर्ड फिस्कल यूज करते हैं तो उसका ये मतलब होता है
कि रिलेटेड टू अर्निंग्स ऑफ से द गवर्नमेंट और अ हाउस होल्ड, ठीक है। और जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, आप ये वर्ड कई बार इस लेक्चर में सुनेंगे, फिस्कल एंड मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स रिलेटेड टू मनी, फिस्कल इज रिलेटेड टू अर्निंग्स, ओके, रेवेन्यूज। सो जो एक फिस्कल ईयर में एक बार बजट बनता है, जो कि इट गोज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च हर साल का, ठीक है। ये पूरे पीरियड के लिए एक बजट गवर्नमेंट हर साल बनाती है, और उसमें दो चीजें होती है। एक तो होती है वो प्रिडिक्ट करती है कि कितना कैश फ्लो होने वाला है, राइट। जनरली कैश फ्लो मीन्स बोथ इन एंड आउट, कि कितना पैसा एक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको मिलेगा दूसरी जगहों से, और कितना वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जाएगा, और उसको मैनेज करना, ये होता है। और दूसरा मेजरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। एक और कारण है कि हम बजट बनाते हैं, ठीक है। छोटे लेवल पे मे बी हम ना बनाए, इंडिविजुअल लेवल पे, पर कंपनीज यूजुअली बजट वगैरह बनाती है बिकॉज वो देखना चाहती हैं कि साल दर साल उनकी कंपनी में या उनके फर्म में क्या चेंजेस आ रहे हैं, राइट। कि कितना, जैसे आज हमारे घर में यूजुअली 1 या 2 लोग काम करते हैं, या 1 या 2 सोर्सेज होते हैं इनकम के, ठीक है। बट एक कंपनी हो गई या एक गवर्नमेंट हो गई ना, उनके बथेरे सोर्सेज होते हैं, राइट। उन्हें बहुत सारी जगहों से पैसा आता है, ठीक है। तो बेसिकली बजट इसलिए भी बनाया जाता है ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके कि, या से बोल सकते हैं प्रिडिक्ट कर सके कि आगे क्या हमको पैसा मिलेगा और हमारा पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। और इन केस मान लो कि हमें अब तक इतने करोड़ रुपए मिल रहे थे इंटरेस्ट पे, और सडनली हम देख रहे हैं इस साल हमको उतने पैसे नहीं मिले, तो ये आपको पॉइंट आउट करके बताता है कि यहाँ कुछ इश्यू हो रहा है, कि हमारा यहाँ से पैसा कम आ रहा है। तो 1 या 2 सोर्सेज हो इनकम के तो चल जाता है, बट एक गवर्नमेंट के पास थाउजेंड्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, ओके। तो परफॉर्मेंस कैसी है इकोनॉमी की, ठीक है, कैसा चल रहा है देश का इकोनॉमी, इसको मेजर करने के लिए भी हमें हर साल बजट लगता है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि भाई वाई अप्रैल टू मार्च, वाई नॉट जनवरी टू दिसंबर लाइक एवरीवन एल्स। हम मार्च और अप्रैल से रैंडम मंथ क्यों उठाया है हमने? वेल, इट्स नॉट रैंडम। द मंथ ऑफ अप्रैल टू मार्च करस्पॉन्ड्स विद द क्रॉप साइकिल इन इंडिया। इंडिया का क्रॉप साइकिल के साथ बनता है, बिकॉज क्रॉप बिगिंस इन अप्रैल एंड हार्वेस्ट टेक्स प्लेस बिटवीन अक्टूबर to March. Therefore, the fiscal year is from April to March, that allows government to align its budget with the country's agriculture cycle. The reason why India has a financial year or fiscal year from April to March and not January to December is because हमारा agricultural crop, India पहले agricultural country हुआ करती थी, densely agriculture, most of the money used to come from it, agriculture sector सबसे बड़ा था, इसलिए हमारा budget उससे अलाइन होके चल रहा है, इसलिए अप्रैल से मार्च तक इट गोज। दैट्स व्हाई द फिस्कल ईयर एग्जिस्ट लाइक दैट। सो नाउ वी नो व्हाट इज बजट एंड व्हाई गवर्नमेंट मेक बजट, राइट। गवर्नमेंट बजट इसलिए भी बनाती है ताकि वो इकोनॉमी को कंट्रोल करके रख सके, राइट। हमने 2-3 टाइप की इकोनॉमी देखी है। एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राइट, जिसमें गवर्नमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करती है। और दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंप्लीटली कंट्रोल करके रखती है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। हमारे यहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, राइट। तो इस वजह से द रीजन व्हाई इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज बिकॉज वी वर वेरी पुअर व्हेन वी वर इंडिपेंडेंट, व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट, राइट। क्योंकि एक गरीब कंट्री थी, डेवलपिंग कंट्री थी, इसलिए। और कुछ लोगों के पास बहुत पैसा था, कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। कुछ एरिया बहुत मॉडर्नाइज थे, कुछ एरिया बिल्कुल कटे हुए थे। तो इंडियन गवर्नमेंट फॉलोड दिस मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, जिसमें कुछ हिस्सों को वो संभाल के रखती है, कुछ प्रोडक्ट्स को वो खुद बनाती है, खुद देती है, कुछ प्रोडक्ट्स को कुछ प्रोडक्ट्स को वो इकोनॉमी के ऊपर छोड़ देती है कि आप अपने हिसाब से देख लो, है ना। तो बेसिकली बजट ऑल्सो हेल्प्स इंडियन गवर्नमेंट टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्लान, जिससे कि वो जो मतलब डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, जो लोग कुछ बहुत ज़्यादा गरीब है, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है, या जो ये डिफरेंसेस हैं डेवलपमेंट के, कि कुछ एरियाज बहुत डेवलप है, कुछ एरियाज बिल्कुल डेवलप नहीं है, इनको कवर करने के लिए, राइट, इनको इक्वलाइज करने के लिए बजट का इस्तेमाल करती है। ओके, सो दिस इज अनदर यूज ऑफ बजट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो जो मेन काम होता है बजट का, वो होता है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्सेज आर व्हाट, हमने पढ़ा था रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज, ये चीजें होती है जिनके बेस पे आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, है ना। तो बजट बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट
रीजन, इसलिए हम उसे इतने डिटेल में पढ़ते हैं, इज बिकॉज गवर्नमेंट यूज करती है इस बजट को रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए कि कहाँ पे पैसा जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ कम जाना चाहिए, कहाँ ज्यादा जाना चाहिए, राइट। द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी है जो अगर आपने फ्री मार्केट पे छोड़ दिया तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसलिए वो सर्विसेज जो होती है वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, क्योंकि इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय मार्केट मैकेनिज्म। ओके, दैट इज मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है? एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, राइट। क्योंकि हम जब हम मार्केट मैकेनिज्म को फ्री छोड़ देते हैं ना, तो जिस चीज की डिमांड होती है और जिसके पास उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए पैसा होता है, प्रोड्यूसर्स सिर्फ वही चीज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज जरूरी है लेकिन जिस इंसान के लिए जरूरी है उसके पास पैसा नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स वो नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट खुद बनाती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स। वन इज व्हाट वी कॉल एज पब्लिक गुड्स एंड सम अदर्स वी कॉल प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स आर फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, रोड्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है या गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वेयर एज प्राइवेट गुड्स जो होते हैं ना, दे आर फॉर एग्जाम्पल कार्स, क्लोथ्स, फूड आइटम, these things that people can buy from anywhere। अब जो पब्लिक गुड्स होते हैं ना, गवर्नमेंट उसका प्रोडक्शन और प्रोविजन करती है उन लोगों के लिए जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अब आप कार खरीद सकते हो, आप रोड नहीं बना सकते। आप रेलवे की टिकट खरीद सकते हो, आप ट्रेन नहीं बना सकते, राइट। एक आम आदमी के पास इतना, जैसे अब अंबानी है, अंबानी अपने लिए खुद ही रोड बना सकता है, वो अपने लिए प्लेन, हेलीकॉप्टर खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर आप और मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने लिए खुद के लिए रोड या चॉपर मंगवा ले। हमारे लिए ट्रैवल आसान करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि अगर गवर्नमेंट रोड बनाए तो, ठीक है। दोज आर पब्लिक गुड्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज अब पब्लिक गुड्स की एक जो खासियत होती है कि इट डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर्स अपॉन कंजम्पशन। मतलब कि अगर ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो अगर मैंने इस्तेमाल कर दिए उससे वो किसी और के लिए खत्म नहीं हो जाते, मतलब कि लिमिटेड नहीं है, या इस तरीके से बोल सकते हो कि डायरेक्टली कंज्यूमेबल नहीं है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं रोड पे चल दी तो वो रोड, अगर मैंने उस रोड को यूज कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई और उसको यूज नहीं कर सकता, राइट। अगर डिफेंस है फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है हमारी बॉर्डर बनाने में या फिर मिलिट्री को मेंटेन करने में, तो उसका फायदा एक इंसान नहीं उठाता है। और क्योंकि मैं टैक्स दे रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा ही है, वो हम सबका है, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर पेइंग टैक्स और नॉट। सो बेसिकली ये जो होते हैं ना, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो पब्लिक गुड्स होते हैं, जो उसके बेनिफिट हर कोई इंजॉय कर सकता है और वो सबके कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है और वो राइवलस नहीं है। मतलब कि क्या बोल रहा है वो, कि उसका कंजम्पशन ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक ने ले लिया तो दूसरे के लिए खत्म हो जाएगा। उन्हें हम पब्लिक गुड्स बोलते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग कि पब्लिक गुड्स आर ऑल्सो नॉन एक्सक्लूडेबल बिकॉज पीपल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग देम, है ना। ये पब्लिक गुड्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल है। मतलब कि अगर आप सिटीजन हो इस देश के तो आपको वो मिलना ही चाहिए, ठीक है। आप किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसको यूज करने से, आप किसी को रोक नहीं सकते कोई भी गवर्नमेंट की रोड यूज करने से, राइट। आप किसी को रोक नहीं सकते गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई ट्रेन में बोर्ड करने से। इफ दे हैव बॉट अ टिकट दे आर अलाउड टू यूज ऑल एंटायरिटी ऑफ द ट्रेन रेलवे सिस्टम इफ दे बाय द ट्रेन, राइट। तो इवन इफ सम यूजर्स डू नॉट पे, इसका ये मतलब, अब जैसे कुछ लोग हैं वो टैक्स देते हैं, उन टैक्सेस से फिर रेलवे चलती है, उन टैक्सेस से रोड बनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग टैक्स नहीं पे करते हैं वो अलाउड नहीं है यूज करने के लिए। ये पब्लिक के लिए है, राइट। इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव वेदर दे पे और नॉट। तो कुछ जो सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें फ्री राइडर्स कहा जाता है। बेसिकली दीज आर दोज पीपल जो टैक्स नहीं देते हैं या किसी भी तरीके से इकोनॉमी में ऐड नहीं करते हैं, पर वो भी इकोनॉमी के एग्जिस्ट करने के बेनिफिट उठाते हैं, राइट। कि मान लो कोई इंसान है, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, कई लोग जो काम नहीं कर सकते किसी भी कारण से, ये लोग जो है ये कोई टैक्स पे नहीं करते, राइट।
बट इनको भी वही सब कुछ पब्लिक गुड अवेलेबल कराए जाते हैं जो हमें कराए जाते हैं एज अ टैक्स पेयर पर्सन, राइट। तो क्योंकि ये बस एग्जिस्ट करते हैं फॉर द एंटायरिटी ऑफ पब्लिक, तो ये गुड्स, इसमें से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज, है ना। जरूरी है कि गवर्नमेंट इन्हें प्रोवाइड करे, क्योंकि इनके बिना फिर हम जी नहीं पाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल पानी हो गया, राइट। हम अब शहर जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो उनको पानी पहुंचाया जाए जहां जहां भी लोग रह रहे हैं। या फिर अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, तो उसके लिए फ्रीडम है कहीं भी जाके कुछ भी काम करने की, तो कहीं जाने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए, है ना। अगर हम कुछ लाइसेंस लेना चाहते हैं, कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई इकोनॉमी, कोई सिस्टम, कोई बाजार तो होना चाहिए वो स्टार्ट करने के लिए। तो ये सब का एग्जिस्टेंस का जिम्मा जो है वो गवर्नमेंट पे जाता है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। कुछ सामान पब्लिक प्रोडक्शन जब हम बोलते हैं, मींस कि वो सामान प्रोड्यूस गवर्नमेंट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ही उसे बनाती है, ठीक है। लेकिन पब्लिक प्रोविजन अलग होता है। पब्लिक प्रोविजन मींस गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है उस गुड्स को, लेकिन हो सकता है वो गवर्नमेंट ने बनाया, हो सकता है वो किसी प्राइवेट इंसान ने बनाया, ठीक है। डिफरेंस समझो। पब्लिक प्रोविजन मतलब क्या होता है कि भले किसी ने भी बनाया हो, किसी ने भी उसको प्रोड्यूस किया हो, किसी प्राइवेट कंपनी ने किया हो या किसी गवर्नमेंट कंपनी ने प्रोड्यूस किया हो सामान को, गवर्नमेंट उसको दे रही है, तो वो गवर्नमेंट प्रोविजन हो गया। वहीं अगर गवर्नमेंट या पब्लिक प्रोडक्शन हुआ, पब्लिक प्रोडक्शन इज स्टफ दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये जो पब्लिक प्रोडक्शन है, ये गवर्नमेंट चाहे तो फ्री में या सस्ते में लोगों को दे सकती है, चाहे तो बेच के पैसा कमा सकती है, ठीक है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोडक्शन एंड पब्लिक प्रोविजन, है ना। नाउ पब्लिक गुड्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। तो जो पब्लिक गुड्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिलिट्री की बात करें, तो मिलिट्री के जो ये आर्म्स होते हैं, टैंकर्स हो गए, मशीनें हो गई, ये सब गवर्नमेंट की खुद की फैक्ट्री नहीं होती है। यूजुअली गवर्नमेंट किसी और प्राइवेट फर्म जो बनाती है उनसे टेक्नोलॉजी खरीदता है, राइट, बट देन इट बिकम्स पब्लिक गुड। तो हो सकता है कि ये जो पब्लिक गुड है ये बनाया किसी प्राइवेट कंपनी ने हो, लेकिन गवर्नमेंट उसको ले रही है। वेयर एज सम थिंग्स आर मेड बाय गवर्नमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक्स, रेलवे, राइट, वो गवर्नमेंट ही बनाती है और गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। So this, now when goods are produced directly by the government, they are called public production. जब goods directly government ही बनाती है तो उन्हें public production कहा जाता है। Redistribution function, ये basically हमने देखा कि government budget बनाती है because government has to fulfill some needs, right? लोगों की कुछ requirements होती है, उसको पूरा करना होता है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट इसे करती है उसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। दो टाइप की इनकम होती है, पब्लिक इनकम, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होती है? जो हाउस होल्ड और फर्म्स कमाते हैं पैसे, उन्हें हम प्राइवेट इनकम बोलते हैं। फिर उसके बाद उसमें से जो पैसा टैक्स के फॉर्म में या दूसरे फॉर्म्स में वापस गवर्नमेंट को मिलता है उसे हम पब्लिक इनकम बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है ना, ट्रांसफर और टैक्सेस के कलेक्ट करके गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की जो ये पर्सनल या प्राइवेट इनकम है इसकी डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या, वो इनकम जो उनके पास है खर्च करने के लिए, जो उनके हाथ में आती है, विच इज बेसिकली उनकी ज़रूरतें पूरी होने के बाद जो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम बोल सकते हो आप, वो क्या करती है, डिस्पोजेबल इनकम को कंट्रोल करती है अलग अलग तरीकों से, और क्या करती है, उस इनकम को फिर देन रीडिस्ट्रीब्यूट करती है सो दैट सोसाइटी इज फेयर। ठीक है, मतलब क्या करती है, उन पैसों को, उन डिस्पोजेबल इनकम को उन लोगों से लेकर अलग अलग तरीके से फिर सोसाइटी के उस हिस्से में भेजती है या रीडिस्ट्रीब्यूट करती है जहां पर पैसों की कमी है, एंड दिस इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, ये एक तरीका होता है सोसाइटी में फेयरनेस लाने का, ताकि सब लोगों का ग्रोथ हो, सब लोगों का डेवलपमेंट हो। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि again one of the reasons why we have a budget or we create a budget in a country is because एक देश को जरूरी है कि वो कोशिश करे कि जो उसकी इकोनॉमी है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए और स्टेबिलिटी आए। मतलब क्या, कि ऐसा ना हो कि हर साल प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं
या हर साल चीज़ें इतनी क्विकली बदल रही है कि कई सारे लोग कोप नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये एक और जो होती है जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। सो द गवर्नमेंट में नीड टू करेक्ट फ्लक्चुएशंस इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है कुछ लोग हो जिनके पास इनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, फिक्स ना हो पाए, या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है, उसका काम होता है कि इस तरीके से इकोनॉमी को कंट्रोल करना कि लोगों को एक उनकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, आय और रोजगार में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए। ओके, दीज डिसीजंस इन टर्न डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स सच एज डिमांड, स्पेंडिंग, इनकम एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। राइट, हमने कल लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था कि इकोनॉमी कैसे चलती है, उसमें हमने देखा था कि भाई वही लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एम्प्लॉयर्स होते हैं और जो कंज्यूमर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। राइट, और वो अपनी लेबर सेल करके उनको पैसे मिलते हैं और उसी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले फर्म्स को पैसा देते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। ओके, और इस साइकिल के थ्रू ही प्रॉफिट कमाया जाता है और एम्प्लॉयमेंट मिलती है और इनकम कमाई जाती है ना। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई स्टेबिलिटी आए अपनी इकोनॉमी में इस तरीके से कि सब लोगों को एक एवरेज इनकम मिले, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले, इसके लिए गवर्नमेंट को उस सिस्टम के दूसरे जो पार्ट्स हैं, विच इज डिमांड, सप्लाई, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सो ऑन, इन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा या इन पर नजर रखनी पड़ेगी कि कैसे इनको चेंज करके हम मेक श्योर कर सकते हैं कि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। Now, the intervention of government, whether to expand demand or to reduce, constitutes stabilization. Basically, जब भी किसी कारण से अगर लोगों को इनकम नहीं आ रही है या किसी कारण से लोग कुछ प्रोडक्ट्स चाहते हैं पर उनको वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड को एक्सपांड करके या फिर जो बोल सकते हैं ना सब्सिडीज दे के या अलग अलग तरीकों से कोशिश करती है कि उन प्रोडक्ट्स का वो गुड्स और सर्विसेज बन पाए और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। हमेशा बात चलती है जब भी, जैसे आपने देखा होगा, एवरी ईयर व्हेन देयर इज अ न्यू गवर्नमेंट, द मेन टॉपिक इज यूथ एम्प्लॉयमेंट, कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि लोगों जितना इकोनॉमी में पैसा घूमेगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, उतना ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है एक डिमांड मेंटेन रखे उन चीज़ों की जो ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट डज इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट। ओके, मेंटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी in a system. It further leads to economic development of the nation, employment is created and different sectors of economy are managed. तो इन चीज़ों को कंट्रोल करके ये तीनों चीज़ें गवर्नमेंट करती है, विच इज कंट्रोल करती है एम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, और जो सोसाइटी जो इकोनॉमी के तीनों सेक्टर्स हैं उनको बराबर रखती है कि तीनों सेक्टर्स अपने अपनी उसमें काम कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब हम बढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट की तरफ, समझने के लिए कि बजट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और किस तरीके से बजट बनाया जाता है, क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ये सब अब हम समझेंगे। तो अब बजट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। ठीक है, बजट के दो पार्ट्स होते हैं। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, पैसा जो कमाया जा रहा है उसे रेवेन्यू कहा जाता है, राइट। और दूसरा कैपिटल इज पूंजी। ओके, तो दो तरीके के बजट होते हैं। जो रेवेन्यू बजट होता है उसमें गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है या नॉन टैक्सेस की अर्निंग्स करती है और उसके बाद उन पैसों को लेकर जो खर्चा करती है वो सब रेवेन्यू में आता है। और जो भी पैसा गवर्नमेंट जो बोलते हैं ना बोरो करती है या फिर इन्वेस्टेड होता है जिससे कि उनकी कैपिटल बनती है एक कंट्री की, वो सब कैपिटल बजट में जाता है, राइट। तो अगर कहीं से मान लो लोन लिया है गवर्नमेंट ने बाहर से या आरबीआई से, या उन्होंने कोई फैक्ट्री डाली है या उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है ऐसी चीज़ में जो आज फल नहीं देगी 10 साल बाद देगी, राइट, तो ये सब उनकी कैपिटल बजट में आता है। तो रेवेन्यू बजट क्या हो गया, ऑल दोज थिंग्स दैट आर मतलब जो बोल सकते हो आप गवर्नमेंट का जो हर साल का लेना देना है कि इतना टैक्स भरा जाता है, इतना नॉन डायरेक्ट टैक्स भरा जाता है, इतनी फाइन्स लगती है, इतना इंटरेस्ट आता है, ऑल दैट गोज देयर। ठीक है, नाउ रेवेन्यू जो रिसीट्स है, रिसीट्स मतलब क्या, इनकमिंग पैसा को रिसीट बोला जाता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर मनी अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट एज टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, है ना। जो रेवेन्यू की रिसीट्स होती है, जो रेवेन्यू के नाम से पैसा आता है, इनकम आती है, उसे यूजुअली उसे कहते हैं वो जो गवर्नमेंट अर्न करती है टैक्स और नॉन टैक्स के
नॉन टैक्सेस के फॉर्म में, लाइक फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। कैपिटल रिसीट्स आर बोरोइंग। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? जब मान लो कि आपको गवर्नमेंट को कहीं पे पैसे की कमी पड़ गई, तो अगर मान लो उन्होंने मार्केट से पैसा उठा लिया, या फिर मान लो जैसे अभी हमने IMF से कोई लोन ले लिया किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो उसे हम कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। ये यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट से आती है, और ये जो है कंट्री की एसेट पे, कंट्री की जो एसेट है, ठीक है, मतलब कि देश के पास जो भी कैपिटल है, एसेट्स है, उसके ऊपर अफेक्ट करती है। मतलब कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अभी आप पैसा लगा रहे हो कहीं से लेकर, उसका फल आपको ऐसे 10 साल बाद मिलेगा। या डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट हो जाती है या बेच दी जाती है, उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि पैसा आपकी एसेट कम हो गई, बट आपके पास कैश फ्लो हो गया। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एसेट रिसीट्स। रेवेन्यू जो बजट होता है, इसके जो आइटम होते हैं ना, ये गवर्नमेंट की असेट और लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि देखो, गवर्नमेंट लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट को जो जो पेमेंट करनी होती है या गवर्नमेंट को जिन चीज़ों को संभालना होता है, उन्हें लाइबिलिटीज कहा जाता है। और एसेट मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जिससे गवर्नमेंट पैसा कमाती है। तो जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स है, चाहे रेवेन्यू में जो बजट, रेवेन्यू बजट जो है, उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी इनकम आ रही है, और जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसका गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर कैपिटल बजट में जो भी चीजें आती है, उसका असर डायरेक्टली पड़ता है उनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज पे, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि रेवेन्यू इज देयर जनरल अर्निंग, है ना, जो पैसा फ्लो हो रहा है वो। बट कैपिटल जो है वो एक बोल सकते हो एक बड़ा डिसीजन टाइप जो लिए जाते हैं सरकार द्वारा। जैसे कोई कोई फैक्ट्री उन्होंने बंद कर दी, जैसे अभी एयर इंडिया जो थी, जो कि टाटा को बेच दी या उनको हैंड ओवर कर दी, जो भी, तो दैट विल कम अंडर कैपिटल बजट। ओके, नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो होता है उससे क्या करती है गवर्नमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होता है, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनको जो सैलरी दी जाती है, वो सब यहीं से आती है, पेंशन एक्सेट्रा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, ये यूजुअली लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर ऐसा है किसी कारण से गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ गए, उस साल रेवेन्यू कम आया, और खर्चा उनका ज़्यादा हो गया, और उनकी कोई गोल है कि उनको एक नया प्रोजेक्ट खत्म करना है, और उनके पास पैसे नहीं है, तो अगर वो किसी से बोरो करती है या कोई अपना एसेट बेच देती है, तो वो सब जो है वो विल कम अंडर एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसीट्स। डिटेल में बात करते हैं। रिसीट्स, हम जब भी कुछ पेमेंट करते हैं तो हमको एक पर्ची मिलती है, हम यूजुअली उसको आम भाषा में रिसीट्स बोलते हैं। दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट। यहाँ पे रिसीट्स का मतलब है थिंग्स दैट आर मनी दैट इज रिसीव्ड। जो पैसा आपको मिला उसे रिसीट्स कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की रिसीट्स होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले है ऑब्वियसली रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स इज कि जब जो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है, या फिर जो हम अपना टैक्स भरते हैं हर साल अपनी अर्निंग के ऊपर, या फिर वो टैक्स जो हम जब कभी भी कोई चीज़ या सर्विसेज खरीदते हैं तो उसके साथ में जो टैक्स लगता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं, ये एक साथ इनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, ये पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, और दो तरीके से जाता है। एक तो हम जो इंसान हैं जो अपनी कमाई पे टैक्स भरते हैं, और दूसरा जो हम गुड्स और सर्विसेज यूज करते हैं उस पर टैक्स करते हैं। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स देते हैं उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जो हम अपनी सैलरी पे या अर्निंग पे जो टैक्स भरते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो एक तो रिसीट हो गई रेवेन्यू रिसीट। अब बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। इट इज द कंटिन्यूअल इनकम कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट कमा रही है, बट टैक्सेस से नहीं, टैक्सेस के अलावा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? पेनल्टीज, इंटरेस्ट। अगर मान लो कि किसी गवर्नमेंट ने किसी को पैसा दिया है, गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड देती है, राइट, लोगों को, पीपल कैन टेक मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, बैंक्स कैन टेक मनी फ्रॉम RBI, एंड मान लो कि कोई दूसरी कंट्री है जिसको पैसे की जरूरत है और उन्होंने इंडिया से बोरो किया, तो इंडिया को उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो सब जो नॉन टैक्स अर्निंग होती है ना, उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है, जिसमें फाइन्स भी आता है, एक्सटर्नल ग्रांट्स। मान लो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को कोई ग्रांट दी कि भाई हम आपको इतने रुपए दे रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्शन के लिए, ठीक है, तो वो सब, और जितने भी कमर्शियल रेवेन्यू है,
मतलब कि जितने भी बिजनेसेस गवर्नमेंट कर रही है जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो सब जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में आता है। ठीक है, मतलब टैक्सेस के अलावा अगर कहीं से गवर्नमेंट पैसे कमा रही है तो उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है। उसके बाद होती है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स आर गवर्नमेंट रिसीट्स दैट जनरेट लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैपिटल रिसीट्स बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो जब गवर्नमेंट कहीं से उधार लेती है उसे कैपिटल रिसीट कहा जाता है। ठीक है, और वो एक लाइबिलिटी बन जाती है या फिर इट डिमिनिशेस द फाइनेंशियल एसेट। मतलब क्या, दो ही तरीके हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल मान लो आपको पैसे की कमी है तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप अपनी कोई एसेट बेच दोगे या आप किसी से पैसे उधार लोगे ये बोल के कि मैं बाद में दे दूंगा, और उस पर आप इंटरेस्ट दोगे। गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है। गवर्नमेंट को जब पैसे की कमी होती है ना तो कैपिटल रिसीट्स लेती है, तो या तो वो किसी और से, मान लो मार्केट से अपने ही लोगों से, सिटीजन से उठा लेगी, या तो आरबीआई से ले लेगी, या किसी दूसरी कंट्री से ले लेगी, या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ले लेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनसे पैसा जब उठाती है अपनी भरपाई करने के लिए वो, या फिर वो अपनी कोई एसेट को बेच देती है। तो इसीलिए कैपिटल रिसीट जो होती है ना वो लाइबिलिटी जनरेट करती है और हमारे फाइनेंशियल एसेट को डिमिनिश करती है। ठीक है, किसी फाइनेंशियल एसेट को बेच के हमें वो मिलती है। ओके, द लोन्स फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो आर रेफर टू एज मार्केट बोरोइंग्स, है ना। अगर गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेती है, अपने ही मार्केट से पैसा उठाती है बॉन्ड्स के नाम पे, राइट, तो उसको मार्केट बोरोइंग बोला जाता है। बोरोइंग फ्रॉम से रिजर्व बैंक, other financial institutions, sale of treasury bills, small savings, provident funds, net receipts from sales of shares in public sector undertaking। किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर फर्म की जो शेयर्स बेचती हैं उससे जो पैसा आता है वो भी आएगा। ये कमर्शियल बैंक लोन रिकवरीज, अगर कहीं से लोन रिकवर होता है तो वो, और कहीं कोई भी अगर बोरोइंग है फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, किसी दूसरी गवर्नमेंट से बोरो की, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोरो करी, तो ये सब जो है इन सब को एक साथ कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। मूविंग ऑन, नाउ वी हैव सीन कि भाई गवर्नमेंट बजट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। ठीक है, हमने उन दोनों के रिसीट्स देख लिए कि पैसा आता कहाँ से, राइट। रेवेन्यू में हमने देख लिया कि पैसा आधा अगर टैक्स से आता है, नहीं तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से आता है। सिमिलरली हमने कैपिटल बजट में देख लिया कि भाई कैपिटल रिसीट्स जो होती है वो या तो बोरोइंग से आती है, या कोई पैसा आप कहीं से लो, या तो फिर आप अपनी कोई एसेट बेच दो, उससे पैसा आता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई खर्चा कहाँ पे होता है। ठीक है, आप देखोगे रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के अंदर है प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई बजट में हमने ये तो देख लिया कि पैसे आते कहाँ से, अब हम देखेंगे पैसे जाते कहाँ हैं। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि हमने देखा कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, अब हम समझेंगे कि खर्चा कहाँ पे होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जनरली है वो इट्स जनरली प्रेजेंट इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, जो अभी खर्चा हो रहा है या शॉर्ट टर्म में खर्चा हो रहा है उसे बोलते हैं दीज आर द कॉस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट एक्वायर टू कैरी ऑन इट्स एवरीडे फंक्शनिंग। मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो खर्चा आता है जो गवर्नमेंट को रोजाना करना पड़ता है जस्ट टू फंक्शन नॉर्मली, राइट, लाइक पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, लाइक पेइंग सैलरीज ऑफ पीपल वर्किंग फॉर देम एंड सो ऑन। जो खर्चा उनको एक गवर्नमेंट को चलाने में करना है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ठीक है, दीज कॉस्ट आर कंप्लीटली चार्ज इन द पीरियड दे आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, एंड डू नॉट डिटोरिएट ओवर द टाइम। मतलब क्या, ये जो खर्चा है ये उसी पीरियड में होता है जिस पीरियड में कि जिस ईयर की ये बात की जाती है, और ये आगे या पीछे इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता या इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं रहता। ठीक है, अगर इस साल मान लो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में अगर गवर्नमेंट ने इतनी सैलरी दी तो दे दी, वो चला गई। ठीक है, उसका आगे और पीछे से कोई लेना देना नहीं, उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं। ठीक है, दे कैन बी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कि या तो वो हर साल या हर बार उन्हें देनी पड़ेगी, बार 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 बार, या फिर इट कैन ऑल्सो बी वन टाइम पेमेंट कि भाई हमें कोई ऑफिस खोलना है किसी शहर में, वहां पे काम है तो वहां पे कुछ जमीन अपन ने क्या बोलते कर ली, खरीद ली, या मान लो किसी कंसल्टेंट को कुछ समय के लिए हायर कर लिया तो वो वहीं खत्म हो जाती है। और कुछ पेमेंट्स ऐसी होती है जो हर बार उन्हें बार 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 करनी पड़ती है। ओके, तो नेक्स्ट इज कैपिटल। अच्छा, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, प्लान और नॉन प्लान। बहुत आसान तरीका समझने का कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में होता है कि देखो, अगर आप
पैसे कमाते हो, सैलरी आपकी आती है, तो एक खर्चा होता है जो आपको पता है आपको हर महीने रेंट देना है, हर महीने अनाज लाना है, आपको पता है हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, मेड को पैसा देना है, गार्ड को पैसा देना है, जो भी आपके खर्चे हैं, ठीक है। और फिर एक होता है आप प्लान करते हो कुछ सालों तक, ठीक है, कि मतलब आप सॉर्ट ऑफ आपको कुछ बड़ी चीज़ खरीदनी है तो आप उसके लिए सेव करते हो, या आपने कोई बड़ी चीज़ खरीद ली उसके लिए हर साल आप हर महीने आप EMI देते हो, राइट। सो दैट इज प्लान्ड, ठीक है। वैसे ही जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात आती है तो जब गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है ना, कि अरे हमें गरीबी हटानी है, या हमें एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, या हमें एनर्जी के तरफ काम करना है कि हम कैसे सोलर एनर्जी को पा सके, या फिर हमें किसी एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो ये सब गवर्नमेंट प्लान करती है, ठीक है। इसे हम प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। वहीं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके का एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को प्लान नहीं करना पड़ता है, वो सबको करना ही पड़ता है। जैसे हमने बताया रेंट हो गया, तो जैसे फॉर इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिफेंस हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, नेवी हो गया, ये सब उनको करना ही है। इसके लिए वो मतलब एक तरीके से बोल सकते हो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को आप बोल सकते हो वो एक्सपेंडिचर जो हर इकोनॉमी को, हर गवर्नमेंट को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए करना ही पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके से आता है कि अगर आप प्लान बनाओगे तो वो खर्चा आएगा, आप प्लान नहीं बनाओगे तो वो खर्चा नहीं आएगा। वेयर एज नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर है वो आता ही है, वो आपको करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा उसमें जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज आती है, राइट। जैसे कि अगर मान लो वैक्सीनेशन है जो दो बूंद पोलियो की जो हर साल चलता है, या फिर मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम जो गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से चला रही है, जनरली मेंटेनिंग हेल्थ केयर सिस्टम, कि गांव में भाई हर गांव में थोड़ी थोड़ी दूर पर स्कूल हो, हेल्थ केयर सिस्टम हो, ये सब जो जनरल सोशल इश्यूज हैं, आंगनवाड़ी चलाई जाए, ये सब जो है ये नॉन प्लान के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और कैपिटल, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब ये उस एक बोल सकते हो कि जैसे अगेन कम बैक टू यू हैविंग अ सैलरी, राइट। आपके पास सैलरी है, कुछ चीज़ें आपको रेगुलर खर्चा करनी पड़ती है, राइट। रोटी कपड़ा मकान ये सब आपको, रोटी कपड़ा दीज थिंग्स यू नीड रेगुलरली, बट देयर आर सम एक्सपेंडिचर जो आप जिंदगी में एक या दो बार ही करते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक बाइंग अ हाउस, ओके, और या फिर मान लो शादी करना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट्स होता है। वैसे ही गवर्नमेंट जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। मान लो कि गवर्नमेंट कोई आयरन और स्टील की फैक्ट्री डाल रही है, या फिर मान लो गवर्नमेंट जो है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त इन्वेस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में टू क्रिएट कनेक्टिविटी, तो दैट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उन इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, ओके। इसका एम होता है कि डेवलपमेंट हो, है ना। क्यों किया जाता है ये एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि देश का उद्धार हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ओके। दीज फंड्स आर जनरली यूज्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इन पैसों का इस्तेमाल जनरली फिक्स्ड एसेट को अक्वायर करने में किया जाता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें खरीदने में किया जाता है जिन्हें बार बार नहीं खरीदना पड़ता है, ओके। एंड विद अ लेंथी कंटिनेंस, ऐसी चीजें जो लंबे समय तक हमारे लिए यूजफुल कहलाएं, उनको जब हम खरीदते हैं तो उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दीज कंटेन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दैट, राइट। कि मान लो हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी खरीदी जिससे कि हम फटाफट ड्रिल कर सकते हैं पहाड़ों के थ्रू टनल बनाने के लिए, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी अगर हम सपोज करो जर्मनी से खरीद रहे हैं तो दैट्स अ वन टाइम लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, दैट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसी में भी नॉन प्लान और प्लान होता है, ठीक है। तो दीज एसेट्स कंट्रीब्यूट वैल्यू टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग देयर टोटल लाइफ स्पैन, ठीक है। ये जो खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट की पूरी लाइफ स्पैन में उनके लिए काम आते हैं, राइट। वो इसलिए नहीं होते, वो कोई प्लान का पार्ट नहीं होते, या वो कोई आप बोल सकते हो कि कुछ सालों के लिए नहीं होते, बट हमेशा हमेशा के लिए होते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ए फॉर एग्जाम्पल रेलवे। अगर गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन बिछाई पूरे देश में, तो वो एक टाइम के लिए, एक साल के लिए, 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट ने नहीं बिछाई, दैट वाज डन फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री फॉर एवर, उसे हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक रेवेन्यू काउंटर पार्ट रिलेट्स टू सेंट्रल एंड प्लान एंड सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट।
जैसा कि हमने जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखा था कि प्लान वो होता है जो जब भी गवर्नमेंट प्लान बनाती है कि हमें मान लो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और उसको यूज़ करके हम पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएंगे, राइट। तो ये इस टाइप का जो है ये प्लानिंग की गई, तो ये प्लान्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, ये खरीदना। वेर एज नॉन प्लान्ड वो होता है जो रेगुलरली उन्हें करना ही पड़ता है, राइट। जैसे अगर आपकी कोई पब्लिक फैक्ट्रीज है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, तो उसमें रेगुलरली कुछ कुछ काम करवाते रहना पड़ता है, मशीनरी डेप्रिशिएट होती है, आपके रोड जो होते हैं आपको बार बार बनवाने पड़ते हैं क्योंकि खराब होते जाते हैं, राइट। रेलवे ट्रैक्स की लाइन चेंज करनी पड़ती है, तो ये सब जो खर्चा होता है ना, ये होगा नॉन प्लान। ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो एसेट बनाने में गवर्नमेंट खर्चा करती है पर उनको रेगुलरली करते रहना पड़ता है, उसे हम नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और कुछ ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट सोच समझ के लंबा चौड़ा प्लान बना के करती है, उसे हम प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। Now let's talk about different types of budget. Okay, there are three types of budget: balance, surplus and deficit. ठीक है, मान लो जो आप कमा रहे हो उसे हम आर बोले, रेवेन्यू, और जो आप खर्चा कर रहे हो उसे एक्सपेंडिचर ई बोले। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बराबर है और आपके पास जीरो, बीच में कोई पैसा नहीं बच रहा है, तो उसे हम बैलेंस्ड बजट बोलते हैं। अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा हो, मतलब कमाई ज्यादा है और खर्चा कम है, तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं। ओके, और अगर आपका रेवेन्यू कम हो और खर्चा ज्यादा हो तो उसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि बहुत रेयरली कंट्रीज बैलेंस या सरप्लस में होती है। सो क्या है डेफिसिट बजट? जब आपका खर्चा या एक्सपेंडिचर कलेक्टेड रेवेन्यू से ज्यादा हो, तो जो माइनस में पैसा बचता है, जो जैसे मान लो अगर आपने 100 कमाए और आपने 150 खर्चा करे, तो ये जो 50 है ना, इस 50 को हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है, द अमाउंट दैट यू हैव स्पेंड मोर इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। ठीक है, इट इज द अमाउंट बाय विच बजट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन द रेवेन्यू। ओके, यूजुअली हैविंग अ बजट डेफिसिट इज अ गुड साइन। जनरली जब हम आपस में अपने घर में बात करते हैं, तो अगर आपके पास आपकी सैलरी 100 रुपये और आप 150 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, राइट। माँ बाप बोलते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो जनरली हम खर्चा ज्यादा करना कमाई से उसे खराब मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे, मैक्रो लेवल पे हैविंग मोर मनी इज अ गुड थिंग, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो इकोनॉमी है, जो साइकिल है, उसके लिए जरूरी है कि उसमें कंटिन्यूसली पैसा आता रहे। ठीक है, तो इकोनॉमी बढ़ती है। और अगर किसी इकोनॉमी में सरप्लस है, मतलब वो ज्यादा खर्चा कर रही है, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ज्यादा पैसा इकोनॉमी में लेके आ रही है और उससे ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इट शोज की दैट द गवर्नमेंट इज, और यू कैन से कि अगर किसी कंट्री में डेफिसिट है तो वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। बट नॉट ऑन पर्सनल लेवल, ऐसा नहीं माना जाता, बट इकोनॉमिक मैक्रो लेवल, कंट्री के लेवल पर इट्स अ पॉजिटिव साइन कि एक स्टेबल इकोनॉमी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जो हमने देखा था कि बजट में दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू इज टैक्स, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, उसके अलावा नॉन टैक्स लाइक पेनल्टीज, रिसीट्स एंड सो ऑन, राइट। तो ये वाली जो इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो होती है, ये रेवेन्यू बोलते हैं। और जो डेली में खर्चा होता है गवर्नमेंट का अपने आप को रन करने के लिए, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज जब गवर्नमेंट को जितना पैसा मिल रहा है, करंट इनकम, वो जितना नॉर्मली अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए जितना वो खर्चा कर रही है, वो खर्चा रेवेन्यू से ज्यादा हो रहा है, उसे हम रेवेन्यू बजट बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज ओनली करंट इनकम एंड करंट एक्सपेंसेस। ठीक है, हम उसमें सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की कमाई और एक फाइनेंशियल ईयर की खर्चे को इंक्लूड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म खर्चे, कैपिटल खर्चों की बात नहीं कर रहे हैं, ये कैपिटल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वो इनकम जो कि टैक्सेस, नॉन टैक्सेस की तरह से गवर्नमेंट ने कमाई है, और वो खर्चा जो गवर्नमेंट नॉर्मली अपने आप को चलाने में करती है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एन इनॉर्मस डेफिसिट इन अ कंट्री, रेवेन्यू डेफिसिट, उसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट को अपनी खर्चा को कम करने की जरूरत है।
और नहीं तो फिर उन्हें अपनी टैक्स को एलिवेट करने की जरूरत है, टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट का नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत पैसा लग रहा है, इसीलिए जरूरी है कि वो या तो अपना खर्चा कम करे या वो ज्यादा टैक्स लेवी करे, है ना। तो व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, जितना खर्चा हुआ माइनस जितना आया। उसके बाद होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल वर्ड का मतलब हमने स्टार्टिंग में समझा था, रिलेटेड टू मनी और टैक्स और रेवेन्यू। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, उसमें हम अभी तक हम सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहे थे, अब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। नॉट जस्ट द एक्सपेंडिचर अ गवर्नमेंट डज फॉर डेली फंक्शनिंग, बट जनरली जो खर्चा हो रहा है, प्लान्ड हो या नॉन प्लान्ड हो गवर्नमेंट का टोटल। तो यहाँ पे टोटल खर्चा, ओके, एंड माइनस उसमें से रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ है कंट्री का, उसमें से हम रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर देंगे, और साथ में जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है, नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब बोरोइंग हटा के जो ऐसी कैपिटल जो हमें आई है जो कि बोरो नहीं करी गई है, हमें डेट में नहीं डाल रही है, उस कैपिटल को भी इंक्लूड किया जाता है। और जब टोटल एक्सपेंडिचर में से इन दोनों को माइनस किया जाता है, तब हमें जो मिलता है वो फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट, जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम सिर्फ उन पैसों की बात कर रहे हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर में खर्चा किए गए हैं। जब हम फिस्कल की बात कर रहे हैं तो हम बाकी एक्सपेंडिचर को भी काउंट करते हैं, बस क्या नहीं काउंट करते, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स मींस बोरोइंग, उधार जो हम बाहर की कंट्री से लेते हैं उन्हें काउंट नहीं करते इसमें। ठीक है, तो दिस फिस्कल डेफिसिट शोज लाइक सॉर्ट ऑफ, एक बोल सकते हो ट्रू कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे हम कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट की बात नहीं करते, फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट? व्हाट डज इट मीन टू हैव फिजिकल डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट? एन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट में भी डेट ट्रैप। हमने देखा है पाकिस्तान इस वक्त डेट ट्रैप में है। डेट ट्रैप क्या होता है? हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो किसी लैंडलॉर्ड से या किसी ट्रेडर से पैसा लेते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर, उससे खेती करते हैं, उससे ज़्यादा कमाई नहीं होती है तो वापस नहीं दे पाते हैं, इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर उन्हें वो पे करने के लिए और लोन लेना पड़ता है। बार बार लोन जब लेना पड़े अपने पुराने डेट्स को पे करने के लिए, उसे डेट ट्रैप कहा जाता है। दैट्स व्हाई पाकिस्तान हैड टू टेक मनी फ्रॉम IMF अगेन बिकॉज इट वाज कॉट इन अ डेट ट्रैप, है ना। तो क्या होता है अगर बार बार आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके कारण ना फ्यूचर एडवांसमेंट रुक जाता है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा उधार है तो आप हर बार जो नया लोन लोगे वो अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए दोगे, और वो पैसा जो है फ्यूचर एडवांसमेंट पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं लगाने के लिए, तो आपका फ्यूचर एडवांसमेंट जो है वो रुक जाएगा। इट कॉजेज इन्फ्लेमेटरी प्रेशर। इन्फ्लेमेटरी प्रेशर मतलब कि इन्फ्लेशन आने होता है, लोगों के पास जो पैसा है उसमें जो पहले खरीद पाते थे चीजें बहुत ज्यादा महंगी होने लगती है, हद से ज्यादा। ठीक है, और बहुत प्रेशर बनता है इकोनॉमी के ऊपर। इट रेजेस गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन क्या होती है? गवर्नमेंट का एक काम होता है अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना और अपने लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। ठीक है, अगर देश बहुत गरीब हो गया और एक डेट ट्रैप में फंस गया और उसका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? इट विल लीड टू मोर पीपल बीइंग डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट एड। ठीक है, ज्यादा लोगों को गवर्नमेंट की एड की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस बढ़ती जाएगी। एंड इट एस्केलेट्स रिलायंस ऑन फॉरेन रिसोर्सेज। क्या होता है अगर आपके पास कंटिन्यूसली आप डेट ट्रैप में फंस गए, जैसे अभी पाकिस्तान डेट ट्रैप में फंस गया था तो कितना गिड़गिड़ाना पड़ा था IMF के सामने, है ना। सो मच इट शोड सच अ बैड साइड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, राइट। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हो रहा है बार बार तो आपको दूसरे देशों से पैसा मांगना पड़ेगा, है ना। एंड एक बात हम सबको पता है कि कोई बेनेवलेंटली पैसा नहीं देता। ठीक है, मतलब कि कोई चाहे पर्सनल लोन आप ले रहे हो, चाहे देश किसी और कंट्री से लोन ले रहा हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रहा हो, उसके साथ में हमेशा कुछ ना कुछ शर्त आती है। फ्री में सिर्फ आपकी भलाई के लिए आपको लोन कभी कोई नहीं देता, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो या पर्सनली हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंट्री जो होती है पॉलिटिकली वीक होने लग जाती है, क्योंकि दूसरे लोग तो अपनी बात मनवाएंगे ना। आज अगर श्रीलंका इतना फाइनेंशियल इशू सिचुएशन में जा रहा है और चाइना उसकी मदद कर रहा है, तो इवेंचुअली श्रीलंका विल हैव टू लिसन टू चाइना। अगर कभी कल को वर्ल्ड वॉर होती है चाइना और USA के बीच में,
श्रीलंका विल हैव टू मेक अ चॉइस बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा पैसे ले रखे हैं चाइना से. सो you become weak as a country in international platform. Now let's talk about primary deficit. प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली क्या बोल रहा है कि मान लो कि आपने जो है 100 रुपये कमाए, ठीक है, आपने 150 रुपये खर्चा कर दिए, अब आपके पास 50 रुपये का डेफिसिट है, ठीक है, तो आप 50 रुपये किसी से बोरो करोगे क्योंकि आपको काम तो करना है, पैसा तो चाहिए, है ना. तो अब आप जिससे बोरो करोगे वो पैसा देने के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट लगाएगा, है ना. ओके, 2%, 3%, 5%, 10% कुछ इंटरेस्ट लगाएगा. तो बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट क्या बोल रहा है कि जितना पैसा आप ले रहे हो उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो जो पैसा आपने लिया वो बताता है, वो प्राइमरी डेफिसिट है, बिकॉज दैट्स द गवर्नमेंट्स बोरोइंग दैट विल बी यूटिलाइज्ड टू कवर द पेमेंट अदर देन इंटरेस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जब जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, राइट, तो आप 1 लाख रुपए नहीं लेते हो, आप 1 लाख प्लस लेते हो, वट एवर इज टू बी पेड फॉर, लेट्स से अगर आपने 1 साल के लिए लिए है और 1 साल में 10,000 रुपये अगर इंटरेस्ट जा रहा है उस 1 लाख रुपए का फॉर अ ईयर, तो आप 1,10,000 रुपये लोगे, राइट, ताकि आप वो 10,000 रुपये उस इंसान को वापस दे सको एज 1 ईयर का इंटरेस्ट, एंड देन यू यूज दैट 1 लाख रुपीज बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीडेड, है ना. तो प्राइमरी डेफिसिट कुछ नहीं है, बस जो आप पैसे ले रहे हो उसमें से इंटरेस्ट हटा दो ताकि हम समझ सके कि कितना पैसा एक्चुअली में कॉस्ट जो है डेफिसिट की वो कवर करने में लग रहा है, नॉट इन एक्चुअली पेइंग द इंटरेस्ट फॉर द मनी दैट यू बाइंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिस्कल पॉलिसी. हम सबको पता है कि हर कंट्री की एक फिस्कल पॉलिसी होती है. फिस्कल मतलब फिस्कल, जस्ट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, रिलेटेड टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, एंड पॉलिसी इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ, हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का एक तरीका होता है या उसके कुछ सेट रूल्स होते हैं, तो उसे पॉलिसी कहा जाता है. इट्स अ कोर्स और प्रिंसिपल, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल है कोई, तो स्कूल का कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है कि भाई इस समय पे आना है, इस समय पे जाना है, इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, आप ये यूनिफॉर्म पहन के आओगे. दीज आर पॉलिसीज ऑफ द स्कूल, राइट. आप फीस भरोगे तो आप स्कूल जाओगे, आप एग्जाम पास करोगे तो अगले, दीज आर ऑल पॉलिसीज ऑफ अ स्कूल. वैसे ही फिस्कल पॉलिसी बेसिकली ये है कि एक कंट्री डिसाइड करती है कि वो कैसे अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करेगी, उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है. ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज अ यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू. ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो भी उसने खर्चा किया है, वो टोटल उसको यूज करना, उसको कैसे यूज करना, सो दैट कि जो इकोनॉमी है उस टेरिटरी की वो अच्छी हो, इन्फ्लुएंस हो, अच्छे से चले, उसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई सेट ऑफ रूल्स बनाती कि भाई हम इस तरीके से पैसे को मैनेज करेंगे, तो उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है. ठीक है, सो व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी? गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ टैक्स रेवेन्यू. कैसे कंट्रोल करती है? हाउ डू दे इन्फ्लुएंस इट? हाउ डू दे डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू? वो क्या करती हैं? टैक्स रेवेन्यू का फ्लो कंट्रोल करती हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कंट्रोल करती हैं. ठीक है, ताकि वो नेविगेट कर सके. मतलब कि मान लो आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, ठीक है, किसी एक साल में कंट्री का डेफिसिट हो गया बहुत ज्यादा, तो वेदर द कंट्री विल बोरो फ्रॉम विच अदर कंट्री या विच ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अगर मान लो कि अगर टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ी या फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम करने की जरूरत पड़ी, तो दीज आर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स जो डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट क्या करेगी इसकी भरपाई करने के लिए. ठीक है, और ये सब जो चीजें हैं ये इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमी की हेल्थ को. ठीक है, अगर गवर्नमेंट, मान लो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है. अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो लोग जो है पैसा अपना जो सेविंग्स है वो खर्चा करने की बजाय बैंक में रख देंगे क्योंकि दे वुड वांट मोर इंटरेस्ट, राइट. अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लो करती है तो लोग ज्यादा लोन लेंगे बिकॉज यू नो इंटरेस्ट इज लो, सो दे कैन बाय मोर स्टफ. तो गवर्नमेंट जो भी करती है उसका असर पड़ता है इकोनॉमी पे, तो उस को कैसे करना चाहिए, इस चीज को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. ओके, इफ द गवर्नमेंट रिसीव्स मोर रेवेन्यू देन इट स्पेंड्स, इट रन्स इन सरप्लस, व्हाइल इफ द स्पेंड्स मोर देन इट्स अ डेफिसिट. ठीक है, हमने सिंपली सी बात है, हमने देखा कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा है और खर्चा कम कर रही है तो वो सरप्लस है, अगर ज्यादा खर्चा कर रही है और रेवेन्यू कम है तो वो डेफिसिट है. टू मीट एडिशनल एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो डोमेस्टिकली और फ्रॉम ओवरसीज.
अगर डेफिसिट पड़ता है, कमी पड़ती है, तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो डोमेस्टिकली ले पैसा, डोमेस्टिकली या तो पब्लिक से बॉन्ड के तरह पैसा ले ले, राइट। गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करती है जिसके बदले वो लोगों से, अपने ही लोगों से, सिटीजन से पैसा लेती है, उसके बदले सिटीजन को इंटरेस्ट देती है, राइट। या फिर वो आरबीआई को बोल के और पैसा छपवा सकती है, ठीक है, या फिर वो ओवरसीज मतलब बाहर से ले सकती है। उसके अलावा एक और तरीका होता है, गवर्नमेंट हमेशा कभी कभी ना अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी यूज करती है अगर जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा कई बार वो एडिशनल मनी भी प्रिंट कर लेती है, ठीक है। सो ये सब तरीके होते हैं संभालने के एक इकोनॉमी को, कि अगर चैलेंज आ रहा है फॉर एग्जाम्पल डेफिसिट, तो क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है उसको भरपाई करने के लिए। सो अटेनिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हर देश का एम यही रहता है कि वो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अटेन कर सके, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे कमा सके, इकोनॉमी को एक्सपांड कर सके, राइट। तो इसके लिए जो ये की रोल है, उसके लिए फिस्कल पॉलिसी का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अनलेस यू कैन कंट्रोल समथिंग, अगर आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी पुश नहीं कर सकते। तो फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है और फिर उसको ग्रोथ की डायरेक्शन में लेके जाती है। फिस्कल पॉलिसी अलॉन्ग विद मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी मींस मनी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी अलॉन्ग विद द पॉलिसी रिगार्डिंग द मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग अ कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। तो ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का इस्तेमाल करके एक गवर्नमेंट जो है कंट्री की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्यों बनाई जाती है फिस्कल पॉलिसी, क्या क्या किया जाता है फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके। सबसे पहले ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। हमने देखा था कि जो इकोनॉमी का साइकिल है, ठीक है, उसमें ज़रूरत है कि जो कंज्यूमर है उसके पास हमेशा कैश रहे ताकि वो उसको स्पेंड कर सके, क्योंकि उसी से एक तरीके से इकोनॉमी चलती है ना। तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इसलिए बनाती है ताकि वो इस इकोनॉमिक ग्रोथ को ला सके, ठीक है, और ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर को दे सके जिससे इकोनॉमी और बड़ी हो। उसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी, अगर आप चाहते हो कि लोगों के पास ज़्यादा, अब देखो मान लो कि आज आपका जो अनाज है वो 10 रुपये 20 रुपये 40 रुपये में आ जाता है, ठीक है। अब मान लो कि आप ऐसी इकोनॉमी में रह रहे हो जहां आज हो सकता है कि आटा 10 रुपये किलो है, कल 100 रुपये किलो हो जाए, परसों 150 रुपये किलो हो जाए, उसके अगले दिन वापस 10 रुपये किलो हो जाए। अगर आप ऐसी इकोनॉमी में रहते हो तो आप क्या करोगे, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको आप संभाल के रखोगे ना, क्योंकि पता नहीं है आपको कल को एकदम से महंगी हो जाए कोई ज़रूरत की चीज़, राइट। तो उस पैसे को आप संभाल के रखोगे, खर्चा नहीं करोगे। सो दैट, तो एक तरीके से अगर आप खर्चा नहीं करेगा कंज्यूमर तो इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों का प्राइस जो हो वो स्टेबल हो, लोगों को एक अंदाज़ा हो कि हाँ अगर 10 रुपये नहीं तो 11 रुपये में हमको ये चीज़ मिल ही जाएगी। तो एक और जो मेन फंक्शन होता है फिस्कल पॉलिसी का वो ये होता है कि वो चीज़ों के प्राइस को स्टेबल कर सके। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, अब हमें एक कंज्यूमर को पैसा खर्चा करने के लिए पैसा आता कहाँ से है, थ्रू एम्प्लॉयमेंट। वो काम करता है, रोजगार करता है, तो उसको सैलरी मिलती है। तो एक और जो फिस्कल पॉलिसी का मेन एम होता है वो ये होता है कि कैसे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले तो उनके हाथ में ज़्यादा पैसे हो तो वो ज़्यादा पैसा खर्चा करे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाए। डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में जब डेफिसिट होता है, ठीक है, जब कमी होती है पैसे की, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया में क्या किया जाता है उसको भरपाई करने के लिए, वो हम समझेंगे, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज डिफाइंड एज बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, ट्रेजरी बिल इशू करता है और अपने ही रिजर्व बैंक से पैसे ले लेता है। जो ये ट्रेजरी बिल्स हैं इसका इस्तेमाल करके इसको एज अ सिक्योरिटी दे के बैंक को, जब गवर्नमेंट पैसा लेती है तो उस पैसों से के जोर पर आरबीआई और पैसा प्रिंट करती है और फिर उसको इकोनॉमी में फ्लो कर देती है। दिस इज व्हाट वी नोन एज क्रिएशन ऑफ मनी। पैसा क्रिएट कैसे होता है, ऐसे होता है। आरबीआई जो है, गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को सिक्योरिटी देती है, उस सिक्योरिटी के बेसिस पे आरबीआई पैसा प्रिंट करती है और फिर उसको इकोनॉमी में डाल देती है, और इकोनॉमी में के सर्कुलेशन में ज़्यादा पैसा आता है तो उससे देन इकोनॉमी स्टार्ट्स फंक्शनिंग, जो उसका चरखा है वो चलने लग जाता है, ठीक है। क्यों? समटाइम्स द गवर्नमेंट फेल्स टू मोबिलाइज एडिक्वेट रिसोर्सेज। क्यों ऐसा करना पड़ता है डेफिसिट? क्योंकि कई बार देखो हमारे पास
कई सारे रिसोर्सेज हैं बट हम उन्हें सही से यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत ज़्यादा नंबर की तादाद में बैचलर्स अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, मतलब वो लोग जो स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, उनके पास स्किल्स है पर उनके पास उस स्किल को यूज करने के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उस तरीके के कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो सब कुछ प्लान करती है सोचकर कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाती है। इन दिस सिचुएशन द ऑप्शन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू मीट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई हमारे पास इतने करोड़ों लोग हैं, उसमें से इतने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो कम से कम इतना पैसा जनरेट करेंगे, पर एक्चुअली में वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को फिर कहीं से पैसा लेना पड़ता है। द ऑप्शन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड्स अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ग्रोथ टारगेट। अगर गवर्नमेंट डेफिसिट को फाइनेंस नहीं करेगी, ये जो एक्स्ट्रा पैसा उनको चाहिए अपनी ज़रूरत के लिए, वो अगर वो कहीं से फाइनेंस नहीं करेगी तो पता है क्या होगा, गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है, ठीक है, हमें 2023 तक इतना इतना कुछ मिल जाना चाहिए हमारे 2000, क्योंकि ये जो टारगेट होते हैं ना, ये बेस्ड होते हैं बहुत सारी चीज़ों पर कि भाई हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे। और अगर गवर्नमेंट इस डेफिसिट को फाइनेंस नहीं करेगी, ये पैसे नहीं उठाएगी, तो क्या वो अपने टारगेट जो है ना वो मीट नहीं कर पाएगी जो उसने सोचे हैं, राइट। और गवर्नमेंट के टारगेट क्या होते हैं कि भाई हमारी इतनी पॉपुलेशन बढ़ने जा रही है तो हम उनको खिला सकें, उनको एजुकेशन दे सके, हेल्थ केयर दे सके, ये उनके बजट, ये उनकी जो बोलते हैं ना डेवलपमेंट गोल्स होते हैं कि भाई हम हर गांव में बिजली पहुंचा सके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर वो फाइनेंस नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट जो है अपने टारगेट, ग्रोथ टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी, और ग्रोथ टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी तो इकोनॉमी मतलब कि आगे नहीं बढ़ेगी, है ना, मतलब वो और छोटी होती जाएगी। एक कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप पुशिंग द इकोनॉमी आउटवर्ड्स, अदरवाइज इट विल स्टार्ट श्रिंकिंग। अब गवर्नमेंट डेट की बात करते हैं। गवर्नमेंट डेट क्या होती है? इन इंडियन कंटेक्स्ट पब्लिक डेट इज कंसिडर्ड टू बी टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट हैव टू बी पेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड इज नथिंग बट बेसिकली ऑल द मनी दैट इज अवेलेबल। एक बोल सकते हैं कि ना पुराने जमाने में नहीं बोलते थे कि राजा का वो टोटल जो धन होता था, है ना, उस टाइप का आप बोल सकते हो कि पूरे देश में जितना गवर्नमेंट ने जितना हर जगह से कमाया होता है, जो भी उसकी कमाई होती है उसको हम कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं। तो बेसिकली इंडियन कंटेक्स्ट में पब्लिक डेट किसे कहा जाता है? ये उन लाइबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहा जाता है जो कि यूनियन गवर्नमेंट हैव टू पे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, उन्हें पब्लिक डेट कहा जाता है। समटाइम द टर्म इज ऑल्सो यूज टू रिफर टू ओवरऑल लाइबिलिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, है ना। कभी कभी तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज है और कभी कभी हम यही शब्द यूज करते हैं स्टेट और सेंटर की टोटल लाइबिलिटीज के ऊपर कि कितना उन्हें खर्चा करना है या कितनी उनके पास डिमांड है, नहीं डिमांड नहीं बोल सकते, कितनी उनकी जरूरतें हैं, ठीक है। तो हाउएवर द यूनियन गवर्नमेंट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन डेट लाइबिलिटीज फ्रॉम दो स्टेट्स, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो अपने डेट को स्टेट डेट से हमेशा अलग ही रखती है। ओके, इट कॉल्स फॉर ओवरऑल लाइबिलिटीज ऑफ बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसोलिडेटेड जनरल गवर्नमेंट डेट, ठीक है, वो दोनों का हिसाब रखती है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया में यूजुअली इंडिया अपना सेंटर का हिसाब तो रखती ही रखती है, और इवन दो हम एक कंसोलिडेटेड डेट की भी बात करते हैं, पर वो स्टेट्स का अपना डेट भी अलग रखती है और अपने यूनियन का अपना डेट भी अलग रखती है, और उसके अलावा एक कंसोलिडेटेड टोटल गवर्नमेंट डेट भी संभालती है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव्स ऑन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट डेट। जब गवर्नमेंट डेफिसिट में चलती है तो कुछ अमाउंट की कमी रहती है और वो कमी गवर्नमेंट फाइनेंस करती है अलग अलग जगहों से, राइट। अब जो कन्वर्सेशन हम अब करने वाले हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि कितना अमाउंट डेट का इनफ है, ठीक है, कि क्या है वो अपर लिमिट की गवर्नमेंट इतना डेट ले सकती है। यहां तक अगर डेट ले रही है तो ठीक है, इससे ज्यादा ले रही है तो प्रॉब्लम है। तो वो अप्रोप्रिएट अमाउंट क्या है कि इतने करोड़ तक डेट चलेगा पर इसके आगे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका कोई सही जवाब नहीं है। द रीजन बीइंग कि बताओ ये डेट है किसको, हु आर वी इंडेटेड टू, ठीक है। जब गवर्नमेंट इंटरनली आरबीआई से पैसा लेती है, जब वो ज्यादा पैसा छपवाती है,
ठीक है, या वो किसी बाहर से पैसा बोरो करती है, तो ये जो डेट है ना, इसको पे कौन करेगा? इसको पे करती है हमारी फ्यूचर जनरेशन। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जब हमें अभी पैसों की जरूरत है, हम ये बोल रहे हैं कि हम पैसे ले लेते हैं, हमारी पुश्ते जो है वो चुकाती रहेगी, ठीक है। वी आर टेकिंग दिस उधार फॉर, एंड दिस उधार विल बी पेड बाय टैक्सेस दैट विल बी गिवन बाय आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो इसको काउंट करना कि कितना सही है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग अप, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ को। हो सकता है कल हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाए तो दिस डेट वुड बी क्लियर्ड, बट व्हाट इफ इट डजंट, सो हाउ मच इज अप्रोप्रिएट, ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए दो चीजें होती है, एक तो ये होता है कि वेदर द गवर्नमेंट डेट इज अ बर्डन, ये जो डेट गवर्नमेंट ले रही है क्या ये बर्डन है, बर्डन है तो किस पे है और कितना बर्डन सही है। और दूसरा कि ये जो फाइनेंसिंग कर रही है, जो गवर्नमेंट उधार ले रही है, इसको कैसे करना चाहिए, या बोल सकते हैं कि जिस तरीके से कर रही, कौन सा तरीका सही है फाइनेंस करने का, कि उसे इंटरनली बोरो करना चाहिए, बाहर से पैसा लेना चाहिए, ठीक है। बोथ आर इश्यूज टू बी डेल्ट एज अ होल, ठीक है। इन दोनों इश्यूज को एक साथ देखना पड़ेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन एंड प्रिंटिंग मनी। गवर्नमेंट पैसे मेनली टैक्स लेके कमाती है, राइट। बाय बोरोइंग द गवर्नमेंट इज ट्रांसफरिंग द बर्डन ऑफ रिड्यूस कंजम्पशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। वो अपनी फ्यूचर जनरेशन को बोल रही है कि हम अभी ले रहे हैं और तुम बाद में ज्यादा टैक्स देके भर लेना, है ना। नाउ दिस इज बिकॉज बोरोअर्स बाय इशूड बॉन्ड्स टू द पीपल लिविंग इन प्रेजेंट बट मे डिसाइड टू पे ऑफ द बॉन्ड्स से सम 20 years लेटर बाय रेजिंग टैक्सेस। वो ये क्या बोल रहे हैं कि बॉन्ड तो अभी लेते हैं, लेकिन आइडिया ये रहता है कि 20 साल बाद 30 साल बाद विल पे एंड विल सॉर्ट ऑफ टैक्स बढ़ा देंगे और ले लेंगे, ठीक है। Now also government borrowing from people reduces savings available to the private। जब गवर्नमेंट लोगों से इंटरनली अपने लोगों से पैसा वापस लेती है तो क्या करती है, वो लोगों की सेविंग्स कम कर देती है, ठीक है। एंड दिस सेविंग इज इवेंचुअली व्हाट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल इन अ कंट्री, ठीक है। तो एक तरीके से बाहर से लेना भी डिफिकल्ट है, अंदर से लेना भी डिफिकल्ट है, और ज्यादा पैसा प्रिंट करना भी सॉर्ट ऑफ उसकी भी एक लिमिट है कि कितना कर सकते हो। क्योंकि जब जैसे हम सपोज ईएमआई पे कुछ लेते हैं, लैपटॉप, गाड़ी, कार, राइट, मान लो घर लिया, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती है ना कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ को बोल रहे हैं, ठीक है, कि मैं कमा के दे दूंगा, ठीक है। वो पैसा आपके हाथ में तो आया नहीं अभी तक, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना, राइट। इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में क्या होगा। टू द एक्सटेंट दैट इट रिड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन, अगर लोगों की सेविंग्स कम होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, उससे फिर बर्डन जो है फ्यूचर जनरेशन पे ऑलरेडी बर्डन हम डाल रहे हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट अपने ही लोगों से पैसा भी ले रही है, उनकी सेविंग्स कम हो रही है, उसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है, तो ऑलरेडी यू आर पुटिंग द फ्यूचर जनरेशन इन अ वर्स पोजिशन। एक तो उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने के लिए आपने बर्डन दे दिया, ऊपर से आप उनकी सेविंग्स भी ले रहे हो प्रेजेंट लोगों की, तो बाद में कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। Traditionally, it has been argued that when the government cuts taxes and runs a budget deficit, consumer responds to their after-tax income by spending more, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा देखा गया है कि जब गवर्नमेंट टैक्स कट करती है, ठीक है, और बजट डेफिसिट में चलती है, तो कंज्यूमर जो है टैक्स के बाद की जो इनकम है उसको और ज्यादा स्पेंड करता है। मतलब कि हम जो अगर दे शुड बी मोर कंजर्वेटिव in terms of what they are spending, but what they have seen is कि अगर गवर्नमेंट कम टैक्स लेती है तो वो और ज्यादा लोग खर्चा करते हैं आफ्टर द टैक्स, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट दीज पीपल आर शॉर्ट साइटेड, ठीक है, मतलब कि ये लोग ना ज्यादा आगे का नहीं सोच रहे, एंड मे बी दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा डेफिसिट होने के फ्यूचर में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, राइट। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने कंट्री के डेफिसिट के ऊपर मतलब आंख गड़ाए रखें, ध्यान रखें कि वो डेफिसिट, या एक क्या बोल सकते हैं, एक लाइन बना सके कि हाँ भाई हमारे देश का जो डेफिसिट है या हमारे देश का जो उधार है वो इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद उसके रैमिफिकेशन के बारे में हमें नहीं पता, कि हो सकता है वो पूरी इकोनॉमी को ही ले डूबे, ठीक है। और उसको डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है कि वो क्या लिमिट है जहां तक आपका डेफिसिट जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर्स दैट द गवर्नमेंट टेक्स टू कंट्रोल द डेफिसिट। क्या कर सकती है गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को कम करने के लिए?
सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज कट कर सकती है। सब्सिडीज जो होती है एक तरीके से गवर्नमेंट जो पिछड़े वर्ग के लोग या गरीब वर्ग के लोगों के लिए कुछ चीज़ों को सस्ते में देती है या कुछ चीज़ों को फ्री में प्रोवाइड करती है, उन्हें हम सब्सिडीज बोलते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज कट कर सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स जो कई सारी ऐसी पब्लिक इंटरप्राइजेज है, पब्लिक अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट चलाती है क्योंकि कोई और उसे नहीं चलाएगा, या फिर गवर्नमेंट कई सारी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग लॉस में जा रही है बिकॉज गवर्नमेंट पैसा कमाना नहीं चाहता, प्रॉफिट नहीं करना चाहता, इसलिए उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज बेसिकली जब गवर्नमेंट अपनी कोई अंडरटेकिंग को प्राइवेट को दे देता है, जस्ट लाइक एयर इंडिया वॉज गिवन टू टाटा, राइट, कि डिसइन्वेस्ट कर दिया है ना। तो या तो वो सब्सिडी कट कर सकता है या डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर वो टैक्स बेस्ड रेवेन्यू पे ध्यान दे कि कैसे ज़्यादा टैक्स लिया जा सके, टैक्स इवेजन को कंट्रोल करे, राइट। हमारी रिसेंटली जब गवर्नमेंट ने नोट चेंज किए थे वो इसीलिए किए थे बिकॉज दे वांटेड टू कंट्रोल द ब्लैक मनी, ठीक है, कि जो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं उनको कंट्रोल कर पाए। उसके अलावा गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। एक और तरीका हो सकता है कि किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहे, कि अगर आपको डेफिसिट है तो थोड़ा बाहर से लिया, थोड़ा डोमेस्टिकली लिया, दोनों में से किसी एक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। उसके अलावा अब ब्रॉडर टैक्स बेस बेसिकली मीन्स कि जैसे आप जानते हो कि एक लिमिट है, उस लिमिट तक जैसे आपकी एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कमाते हैं, उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना होता है। अगर आप उस टैक्स ब्रैकेट के नीचे, तो यूजुअली पीपल हु आर अर्निंग लेस डोंट हैव टू पे टैक्स। तो बेसिकली ज़्यादा चीज़ों पर या ज़्यादा लोगों पर आप टैक्स लगा सको, अपने टैक्स बेस को इंक्रीज कर सको, या फिर स्लैब्स को बढ़ा सको, ठीक है, कि जितने ज़्यादा लोग अमीर हो रहे हैं उन पे उतना बड़ा टैक्स किया जा सके। इस तरीके के टैक्स में चेंजेस ला के गवर्नमेंट अपनी डेफिसिट को संभाल सकती है। उसके बाद आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बेसिकली अब हमें पता है कि देखो डेफिसिट तो आएगा ही, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमी है और एक ग्रोइंग इकोनॉमी का निशान है डेफिसिट होना। जैसे बोलते हैं ना कि खाते पीते घर के इंसान का जो होता है, अगर पेट बाहर होता है तो उसे अच्छी निशानी माना जाता है। वैसे ही अगर आपके पास डेफिसिट है इकोनॉमी में तो आपकी इकोनॉमी को अच्छा माना जाता है। तो मीन्स अगर इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो उसमें डेफिसिट तो होगा, है ना। तो ये जो है FRBM, इसका बेसिकली एक तरीके से दिस इज द एक्ट दैट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैकेनिज्म जिससे कि वो हमारी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर सके, उसकी अकाउंटिंग हो सके, या उस पर एक तरीके से वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। इसके लिए कुछ एक्ट्स बनाए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दिस रिफर्स टू द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क दैट एम्स टू प्रमोट फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है, कि बेसिकली ऑफ कोर्स इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, पाकिस्तान। जब द रीजन वाई पाकिस्तान वेंट अगेन एंड अगेन इनटू द डेप इज बिकॉज वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे ही उन्हें बाहर से पैसा मिलता था उसको इकोनॉमी में लगाने के बजाय वो सब्सिडीज में गवर्नमेंट उसको बांट देती थी। तो क्या होता था, जो सब्सिडीज में पैसा जाता था वो खा के डकार मार के खत्म हो जाता था, और क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगाती थी तो वो पैसा जो है और पैसा नहीं बनाता था, है ना। तो ये चीज के कारण पाकिस्तान वेंट इनटू अ डेट ट्रैप। तो ये जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, इसका काम बेसिकली ये था, ये देखना कि ऐसा इंडिया के साथ ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि 2007 में सो इसका एम यही था कि प्रेजेंटिंग अ बैलेंस बजट एंड मेकिंग श्योर कि प्रूडेंट डेफिशिएंट मैनेजमेंट होता रहे पब्लिक फंड्स का, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2007 का, जिसके कारण दिस वाज नॉट एप्लीकेबल। और फिर उसके बाद right now NK currently serves as the chairman of the review committee and they're trying to bring it back, ठीक है। जो उन्होंने उस वक्त सोच के अप्लाई किया था वो नहीं हो पाया because of this one financial dip in the market, but then again उसके ऊपर बातें चालू हो गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है FRBM के, बेसिकली फिस्कल डिफिसिट लाया जाए, फिस्कल डिसिप्लिन लाया जाए, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से गवर्नमेंट को एक लिमिट दिखाई जाए कि आपको अच्छा दिखाने के लिए भयंकर उधार में ना जाओ, ठीक है, और सोच समझ कर उधार लो। तो फिस्कल डेफिसिट
है ना। और अपने टैक्स को कैसे, मतलब कैसे आप जितना टैक्स आपको आना चाहिए वो आता रहे, राइट, क्योंकि हमेशा टैक्स में चोरी होती है। तो वो फिस्कल डिसिप्लिन है एक तरीके से, कि कैसे यू कैन मेक श्योर कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू अच्छा हो, है ना। जो कंपनीज नुकसान में जा रही है उनका फायदा कराओ, जहां आप कमा सकते हो वहां प्रॉफिट, इन्वेस्ट इनटू सॉर्ट ऑफ कंपनीज दैट आर मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। अपना मैनेजमेंट ठीक करो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि उनका मैनेजमेंट बहुत खराब होता है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वो उसमें आता है फिस्कल डिसिप्लिन, रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। उन्होंने एक लिमिट बना दी कि भाई 3% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कि क्योंकि ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि भाई कितना आप उधार ले सकते हो, कितना ओके है, क्योंकि उधार पे करने वाला है फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन अभी इस वक्त यहाँ प्रेजेंट नहीं है बताने के लिए कि हम पे कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आप अपने फ्यूचर के नाम से, तो आप चाहो तो इस वक्त 100 रुपये पर मंथ की अर्निंग पे आप करोड़ों का घर बना लो, ठीक है। ये आपके फ्यूचर सेल्फ को कौन समझाएगा कि भाई इतनी कमाई तुम्हारी नहीं है, इतना नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो फ्यूचर सेल्फ तो नहीं खड़ा है ना यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट इट योरसेल्फ। तो रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट ये था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एक स्टेबिलिटी आए, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रिलायंस ऑन बोरोइंग, ठीक है, कि गवर्नमेंट दूसरों से पैसा लेने पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, उसके फिजिकल डेफिसिट को कम ही रखा जाए या कम करने की कोशिश की जाए। डेट मैनेजमेंट, जो उधार गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ले के रखा है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट, कि वो बकायदा वापस दिया जाए, उस पर इंटरेस्ट दिया जाए, और जो उधार लिया है उसको, मतलब ऐसा ना हो कि आप उधार का, जैसे आपने किसी से 100 रुपये लिए और आप हर महीने उस पर 10 रुपये इंटरेस्ट देते जा रहे हो, और आप वो 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट वापस ही नहीं कर रहे हो, अब आपने 300 रुपये इंटरेस्ट दे दिया है उस 100 रुपये के ऊपर, तो ये डेट मैनेज नहीं हुई। तो एक बेसिकली डेट मैनेजमेंट में ये आता है कि आप सही टाइम पे अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते जाएं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना लगे, या कहीं ऐसा ना हो कि आपको एक डेट को पे करने के लिए दूसरी डेट लेनी पड़े, उसे हम डेट मैनेजमेंट बोलते हैं। फिस्कल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये बताया जाए, शेयर किया जाए कि कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ रहा है और रेवेन्यू गवर्नमेंट कहाँ खर्चा कर रही है, ये उसकी एक ट्रांसपेरेंसी हो, लोग ये समझ सके, ताकि गवर्नमेंट कोई घपला ना करे या ऐसी जगह पे ना लगाएं जो फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट गुड फॉर अस। लॉन्ग टर्म फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, है ना, मतलब कि कुछ ऐसे डिसीजन ना ले, ठीक है, कि 100 रुपये पर मंथ की सैलरी से करोड़ों का महल ना बनाए, है ना। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। रिसोर्स एलोकेशन, और फाइनल जो जड़ यही होती है कि अगर आप पैसा तो लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने रिसोर्सेज का फुल यूज नहीं कर रहे हो तो उस डिमांड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमी में लोगों के पास बहुत पैसा है और वो डिमांड कर रहे हैं, पर आपके रिसोर्सेज अनफुलफिल्ड रह जा रहे हैं, तो ये जो साइकिल है इकोनॉमी का, ये नहीं चलेगा ठीक से, और जो आप एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप रिसोर्स एलोकेशन पे भी पूरा ध्यान दो, ठीक है। उसके अलावा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, आप जैसे अब आपको पता है आपका कोई दोस्त है, उसको वो आपसे उधार लेता रहता है, ठीक है, लेता है देता है, लेता है देता है। अगर वो इंसान आपका उधार वापस देना बंद कर दे, कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, आप उसको दोबारा हिचकिचाओगे देने में, है ना, क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं है। तो बेसिकली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ये होता है कि अपनी इकोनॉमी को इतनी स्टेबिलिटी दो कि दुनिया को लगे कि दिस इज अ गुड प्लेस टू पुट आवर मनी, है ना, दिस इज अ गुड प्लेस टू पार्क आवर मनी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है और वो लगाना चाहते हैं ऐसी जगह पे जहां उनका पैसा सेफ हो और बढ़ता रहे, ठीक है। तो उस तरीके की इकोनॉमी बनने के लिए हमें उतना रिलायबल बनना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट वी मेंट बाय इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इंप्रूवमेंट इन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमने बताया कि जो PSUs होते हैं उनका मैनेजमेंट बहुत खराब होता है, तो जो पब्लिक सेक्टर्स है उनका मैनेजमेंट अच्छा किया जाए। क्रेडिबिलिटी इन इंटरनेशनल मार्केट, बेसिकली अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपकी इज्जत या आपकी भरोसा रहेगा तो लोग जो है फेवर करेंगे टू गिव यू मनी ऑन फेवरेबल टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पैसा तो मिल जाता है, पैसा तो नॉर्थ कोरिया को भी मिल रहा है, राइट, पर नॉर्थ कोरिया में पैसा लगाने वाले सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस, राइट, दिस इज नॉट अ क्रेडिबल प्लेस। और अगर नॉर्थ कोरिया को वो पैसे देंगे भी तो बहुत हाई रेट पे देंगे, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। पर अगर कोई कंट्री अपने आप को अच्छी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करती है मार्केट में, तो लोग आसानी से कम इंटरेस्ट पे उसको लोन लेने के लिए रेडी है, क्योंकि इंटरेस्ट का ही पूरा लफड़ा रहता है।
इंटरेस्ट में ही सबसे ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, ठीक है, तो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई जाए। फिर लेट्स टॉक अबाउट जीएसटी, जो रिसेंटली हमने देखा है, द चेंज दैट वी हैव सीन इन आवर टैक्सेशन विच इज ऑल्सो इन लाइन विथ व्हाट वी आर टॉकिंग, ठीक है। जीएसटी का आइडिया यही था कि कैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स लगता था अलग अलग जगह पर। सो जीएसटी वॉज टू बेसिकली कंसोलिडेट ऑल दैट टैक्स इनटू वन, है ना। So goods and service tax is a single comprehensive indirect tax operation from 1st July 2007 on supply of goods and services right from the manufacturer service provider to the consumer। कि ऐसा ना हो कि जितने लोगों के हाथ से वो जा रहा है या जितने स्टेट से गुजरता हुआ ये सामान जा रहा है उतने उसके ऊपर टैक्स लेवी हो, इससे अच्छा मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक एक डायरेक्ट वन सिंगल टैक्स हो जाए। वो इंप्लीमेंट करने के लिए जीएसटी लगाया गया था, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, है ना। तो ऑफकोर्स हम पता है कि वी आर अ फेडरल स्टेट, राइट। स्टेट्स इन आवर कंट्री हैव अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी, बट दैट ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इशूज, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी शेयर करना होता है। तो दिस सॉर्ट ऑफ मेड एक आइडिया ये था कि स्ट्रीमलाइन करना कि जितना भी, ताकि टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। तो एक तरीके से स्टेट और सेंटर का जो रेवेन्यू हो उसको अलाइन करने के लिए दिस वाज डन। इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री विद वन रेट फॉर वन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि एक अगर कोई पर्टिकुलर गुड है, मान लो चिप्स है, ठीक है, तो चिप्स चाहे कर्नाटका में बने या महाराष्ट्र में बने, उस टाइप की चीज के ऊपर टैक्स जो है सेम लगेगा। इससे डिस्क्रिपेंसीज हट जाएंगी और एक कितना टैक्स आ रहा है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ओके, इट हैज अमेलगमेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस एंड सेसेस। बेसिकली पहले कई सारे अलग अलग टैक्सेस लगते थे सेम चीज के ऊपर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट टू सेंटर, उन सबको हटा के एक स्ट्रीमलाइन कर दिया गया कि एक प्रकार की गुड या सर्विस पे एक ही तरीके का टैक्स लगेगा। सो इट मेक्स इट इजी फॉर गवर्नमेंट टू कंट्रोल देयर for the government to control how much tax revenue they are getting. Okay, I hope this class was interesting for you. If you have any more questions about this topic, write them in the comment and I'll try to answer them in the next class. Have a nice day. Bye.